देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। खबरनामा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं, जो कि पंजाब से आ रही है। सीएम अमरिंदर गांवों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। पंजाब से ये बड़ी जानकारी। राज्य सरकार का कोरोना मुक्त पिंड अभियान लगातार जारी है। ये अभियान राज्य सरकार ने गांवों के लिए ही जारी किया है। अभियान के तहत 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य हासिल करने वाले गांव को 10 लाख रुपए का विशेष अनुदान दिया जाएगा। हर वो गांव जो 100% टीकाकरण लक्ष्य को पूरा कर लेगा, उसे 10 लाख रुपए का विशेष अनुदान राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम अमरिंदर सिंह ने टीका लगवाने की भी हर किसी से अपील की है। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। सीएम अमरिंदर गांवों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। दूसरी लहर में जिस तरीके से कोरोना की चपेट में गांव आ रहे हैं, इसको लेकर कोरोना मुक्त पिंड अभियान चलाया गया है राज्य सरकार की तरफ से। अभियान के तहत 100% टीकाकरण का लक्ष्य गांवों के लिए रखा गया है। लक्ष्य हासिल करने वाले हर गांव को 10 लाख रुपए का विशेष अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि कैप्टन सीएम अमरिंदर ने हल्के लक्षणों में भी जांच कराने की अपील हर किसी से की है। साथ ही सीएम अमरिंदर ने टीका लगवाने की भी अपील की। चलिए अब अपनी खबरों का रुख कर लेते हैं। पिछले 1 साल से अधिक समय से जूझ रहे देश में कोरोना का कोहराम मचा हुआ है। फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर इस जंग में मरीजों के लिए भगवान का रूप बनकर सामने आए हैं। वहीं इस कोरोना काल में अब तक मरीजों की जान बचाते बचाते खुद कोरोना की चपेट में आकर 1000 डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवा दी। खबरों के मुताबिक बीते दिन देश भर में 50 डॉक्टर्स की मौत हुई है। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में तैनात 26 साल के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर अनस मुजाहिद ने बीते दिन दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि कोरोना से संक्रमित होने के कुछ ही घंटे में उनकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कोरोना की इस दूसरी लहर में अब तक 244 डॉक्टर्स अपनी जान गंवा चुके हैं और इन 244 डॉक्टर में अनस सबसे कम उम्र वाले डॉक्टर थे। आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक कोरोना की इस दूसरी लहर में अब तक 244 डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवा दी है, जिनमें से 50 डॉक्टर्स की कल मौत हुई। बिहार वो राज्य है जहां सबसे अधिक 66 डॉक्टर्स की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में 37 और दिल्ली में 27 डॉक्टर्स कोरोना की इस जंग में हार गए हैं। वहीं बीते साल कोरोना के चलते 736 डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई थी, जिसके बाद अब तक कुल 1000 डॉक्टर्स कोरोना से जंग हार चुके हैं। देश में कोरोना संकट के चलते महज एक दिन में ही 50 डॉक्टरों की मौत का मामला सामने आया है। भारत में इस साल आई कोरोना की दूसरी लहर में अब तक 244 डॉक्टर अपनी जान गंवा चुके हैं। इससे पहले बीते साल कोरोना की पहली लहर में देश के 736 चिकित्सकों की मौत हो गई थी। इस तरह कोरोना के चलते अब तक देश में 1000 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। इस मसले पर आ रही प्रतिक्रियाएं सुनिए। COVID registry, which we are updating every day. So yesterday we have found that there approximately 50 doctors have died, and we are going into the details whether they were vaccinated or they were not vaccinated. That is one point. Second part is how many comorbidities were there with him. But we are seeing in this second wave even the young doctors are dying. You have seen that in the GTB hospital, one house surgeon who just got this test done, and he just died because of intracranial hemorrhage. So disease is such that it is not sparing even the young doctors, and because they are exposed to this COVID virus in the COVID environment, working day and night in these COVID wards, I think that may be one reason that they have viral load which is exceeding their immunity levels, and therefore so high number of deaths. That is one point. We are extrapolating these situations and finding out what were the various reasons and what can we do in future. Yeah, right from the beginning of our COVID, the IMA is maintaining a registry and getting the data of the death of the doctors happening in the various parts of the country. In the second wave, we started in the April, until now we have lost 269. Every day we are getting average 20 to 25 people are dying of a different age group.
And day before yesterday, there was a large number of people had died, and we get a data of the 50 people are dying on that particular day. We are seeing that very distressing one is younger age group people are also succumbing to the death. Comparing the first wave, where we could see there is a lot of people who were age above 60, 65 has succumbed. But here now, young people, the people who are even women with pregnant ladies, doctors who are on the front line working very actively, were exposing to the COVID infection and not responding to the treatment and died. And today it is also a saddest day that we lost one of the veteran leader of Indian Medical Association who was spearheading the corona awareness episodes and continuous medical education programs, Dr. K.K. Agarwal. And also, we lost him due to COVID. So it is a very grim situation. It is producing a lot of stress and strain in the doctors. And I had an opportunity to talk with many of the youngsters who are working in the wards. And most of them are mentally tired and depressed of seeing so much of death happening and so much of people coming with a difficulty to the hospital. देखिए, डॉक्टर्स हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स अपने सर पे कफन बांध के लोगों की जानें बचाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है हर एक भारतीय, हर एक मानव आज पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, सारे हेल्थ केयर वर्कर्स सबका ऋणी है और ये ऋण कोई चुका नहीं सकता। और जो खबरें आ रही हैं वो सामने ये भी आ रही हैं कि लगातार इस देश में डॉक्टर्स की भी जानें जा रही हैं। कई बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर्स जिनके बारे में हम रोज सुनते थे, जैसे कि डॉक्टर के अग्रवाल के बारे में रोज पढ़ते थे, सुनते थे, उनकी भी मृत्यु हो गई कोविड से। आपका जो आंकड़ा है वो भी दिखाता है कि IMA ने जो रिपोर्ट जारी करी है उसके तहत न जाने कितने दर्जन डॉक्टर्स रोज इस महामारी की लड़ाई में शहीद हो रहे हैं। ये शहीद हैं, को तो शहीद का ही कहा जा सकता है, जो इस पूरी लड़ाई में लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे बैठे हैं। और हम उन्हें सलाम करते हैं और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति दें कि वो इस दुख से लड़ सकें। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि इस देश में अगर जानों की रक्षा करनी है तो सबसे ज्यादा जरूरी है एक औजार जो हमारे पास है इस महामारी से लड़ने का, वो है वैक्सीन। अगर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन राज्यों को उपलब्ध करा दी जाए, राज्य अपने राज्य के डॉक्टरों को भी, हेल्थ केयर वर्कर्स को भी, नर्सों को भी, पैरामेडिक्स को भी, सबको लगा देंगे और सब सुरक्षित हो जाएंगे। एक सुरक्षा कवच है एक प्रकार का। उसके बाद कोरोना अगर होगा भी तो चलिए एक और खबर का रुख कर लेते हैं। बड़े शहरों को तबाह करने के बाद कोरोना की दूसरी लहर अब देश के ग्रामीण क्षेत्रों को तबाह कर रही है। अधिकांश गांवों में महामारी से निपटने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। राजधानी नई दिल्ली से करीब 1.5 घंटे की दूरी पर स्थित बस्सी गांव के लगभग 3/4 लोग बीमार हैं और पिछले 3 हफ्तों में 30 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस गाँव की आबादी 5400 है। गाँव में कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है और न ही ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध है। गाँव के लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं है कि सोशल मीडिया के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचा सके। शहरों में लोग मदद के लिए ट्विटर का भी सहारा ले लेते हैं। किसान समुदाय के नवनिर्वाचित मुखिया संजीव कुमार ने कहा कि गांव में ज्यादातर मौतें इसलिए हुई हैं क्योंकि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने कहा कि बीमारों को जिला मुख्यालय ले जाया जा रहा है, इसके चलते बेहद बीमार मरीजों को लगभग 4 घंटे की यात्रा करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि कई लोग रास्ते में ही मौत के मुंह में समा जाते हैं। 50 तो बीमार पड़े और 50 तो मर गए और कुछ हुई ना जी। अस्पताल में ले जाओ तो नु कह दें ऑक्सीजन नहीं है, सुनाई नहीं करते हुए। तो ये आपके गांव में कोई हॉस्पिटल, कोई डिस्पेंसरी वगैरह है? नहीं, कुछ नहीं है जी, लोनी ले जाने पड़ते हैं। और वहाँ पर क्या होता है? वहाँ बढ़न नहीं देते, नो ऑक्सीजन नहीं है तो उल्टे लिया में तो वे मर ही फिर। तो सरकार के द्वारा जो टेस्टिंग चल रही है जिससे पता चलता है कोरोना है कि नहीं है, वो यहाँ पे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा? नहीं है, नहीं हुई आज तक भी, किसी का भी नहीं हुआ जी। टेस्टिंग नहीं हो रही है? नहीं। अच्छा, और वो जो इंजेक्शन लगने की बात चलती है कि इंजेक्शन लग रहे हैं, वैक्सीन लग रही है उन लोगों को? नहीं है, आए ही नहीं है कोई लोग, कोई नहीं आया। हाँ, कोई नहीं आया। नहीं। तो यहाँ लोग कैसे बचाव कर रहे हैं अपना कोरोना से? बकाढ़ा कर कर के पी रहे, गाम है यहाँ। हाँ, गिलो लाते, उसके पत्ते पपीते के ऐसे ही काढ़ा कर कर के पी रहे हैं, अपनी जान बचा रहे। किसी की बच रही है, किसी की ना, ऐसा हो रहा है। आप लोग इसमें डर के माहौल में भी काम करना है खेतों में? हाँ, करना है काम, तो खाएंगे क्या, इतना जान सांस है तो
खाना तो पड़ेगा ही। अगर यहाँ पे सुविधा मिलती, डॉक्टरों की सुविधा मिलती, हाँ चिकित्सा सुविधा होती, हॉस्पिटल होता है, टेस्टिंग होती जैसा आप बता रहे हैं, हाँ तो क्या आपको लगता है कि जो मौतें हुई वो कम होती, ऐसा माहौल नहीं होता? ठीक हो जाते वे। हम्म, अब जब मिला ही ना तो कम तो वो हो जाते। हम्म। अब क्या करा जी, जब है ही नहीं तो कुछ मौत के। तो 50-60 तो मर चुके हैं और कम से कम 50-60 तो घायल है। अब तक वो बीमारी से झूल रहे हैं। हाँ। तो आप हमें बताइए, जो लोगों की डेथ हुई है, क्या इनको इलाज नहीं मिल पाया सही से या नहीं, इलाज नहीं मिल पाया इन्हें। अगर इलाज मिलती इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, ना कोई डॉक्टर इन्हें इलाज कर रहे, ना कोई इन्हें हाथ लगाने को राजी है। बस दूर से ही कह रहे इन्हें कोरोना है, ले जाओ। तो यहाँ गांव के अंदर कोई सुविधा है? नहीं, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, और सुविधा है भी तो छोटे मोटे डिस्पेंसरी है वहाँ लोनी में। वहाँ बस डिलीवरी होम है और ऐसे बीमारी का कोई इलाज नहीं है। गांव के अंदर कोई हॉस्पिटल? नहीं, यहाँ गांव के अंदर कोई अस्पताल नहीं है। आसपास में कोई? नहीं, आसपास में भी कोई अस्पताल नहीं है भी तो प्राइवेट है। प्राइवेट में नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं, अब जिनके पास पैसे रहेगा वही तो जाएंगे। कमाते खाते इंसान पहले रोटी के लिए राह करेंगे या इलाज करवाएंगे। तो यहाँ पे सरकार द्वारा टेस्टिंग वगैरह नहीं हो रही है? नहीं, कुछ भी नहीं आई अब तक तो। और जो इंजेक्शन वैक्सीन लग रही थी कि वैक्सीन लगेगी? कुछ भी नहीं है अभी तक तो, यहाँ तो कुछ आया भी ना अब तक। तो यहाँ लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे मतलब अपने आप को बचा रहे हैं? बस अब एक थोड़ी सी परहेज कर ले रहे, एक दूसरे से मिलना जुलना कम है, इससे अपने घर में ही गर्म पानी पी रहे, काढ़े बना के पी। वहीं इस बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। हत्या के आरोपी सुशील कुमार पहलवान को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका सुशील कुमार पहलवान की खारिज कर दी है। ये बड़ी जानकारी इस समय एएनबी न्यूज पर आप देख रहे हैं। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने खारिज की है याचिका। अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। सुशील पर सागर हत्याकांड में शामिल होने का आरोप लगा है और अग्रिम जमानत याचिका डाली गई थी, जिसे फिलहाल कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हत्या के आरोपी सुशील कुमार पहलवान को यहां बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका सुशील कुमार पहलवान की खारिज कर दी है। अग्रिम जमानत याचिका जो दाखिल की गई थी उसे दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। सुशील पर सागर हत्याकांड में शामिल होने का आरोप लगा है और इस हत्याकांड को लेकर लगातार सनसनी मची हुई है। हत्या के आरोपी सुशील कुमार पहलवान को एक झटका यहां पर लग गया है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका सुशील कुमार पहलवान की खारिज कर दी है। गिरफ्तारी के डर से अग्रिम जमानत याचिका डाली गई थी। रोहिणी कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। चलिए अब अपने मुद्दे का रुख कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे कि कल ही के दिन में 50 डॉक्टर्स की कोरोना के कारण जान चली गई और अब तक के आंकड़ों की बात करें तो ये आंकड़ा 1000 पर पहुंच गया है। जो दिन रात मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं वो खुद ही जिंदगी से जंग हार रहे हैं। 1000 डॉक्टर्स की मौत होना अपने आप में चिंता का विषय है। इस मसले पर चर्चा करने के लिए दो मेहमान इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से सुजाता जी हमारे साथ जुड़ी हैं और भारतीय जनता पार्टी से अश्विनी शाही जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले अश्विनी जी आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। ये जो आईएमए के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, उनके द्वारा जो जानकारी साझा की गई है, क्या प्रतिक्रिया है सर आपकी? वो लगातार कोरोना वॉरियर के तौर पर काम कर रहे हैं, पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां उन्होंने बचाई हैं, लेकिन एक एक करके जो ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है वो खुद ही अब मौत के मुंह में समा रहे हैं। ये बहुत चिंताजनक है। अश्विनी जी, पहले मैं जितने भी मृतक हमारे कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स हैं इनको मैं नमन करते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि बहुत ही दुखद और विषम परिस्थितियां हैं इस समय, जिसमें हमारे डॉक्टर जो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, जो कि उन कोरोना पेशेंट्स के परिवार वाले जहां पर नहीं जा रहे हैं, ये डॉक्टर्स वहां पर उनकी सेवा कर रहे हैं जी। आज सबसे ज्यादा उनको देखिए तो कोरोना के कितने म्यूटेंट, कितने वेरिएंट आ गए हैं और सभी वेरिएंट लेकर मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। और हमारे वीर डॉक्टर, इस समय मैं उनको योद्धा और वीर ही कहना मुनासिब समझूंगा कि वो वहां पर
जाकर उनके बीच में रहकर उनका इलाज कर रहे हैं। इसमें कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। आईएमए ने जो आंकड़े दिए हैं उसमें अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं कि क्या है, सरकारी आंकड़े आएंगे। मृत्यु हुई है तभी आंकड़े आए हैं, अब उससे ज्यादा हुई है उससे कम हुई है मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूं, मृत्यु हुई है। सीधी सी बात मैं पल्लवी जी कहना चाहूंगा कि नमन है, और हम लोगों को ये डॉक्टर तो एक भगवान का रूप होते हैं, लेकिन ये 100 साल बाद ये जो महामारी आई है, ये आने वाले 100 साल तक, ईश्वर न करे दूसरी महामारी आए, लेकिन ये 100 साल तक या जब तक ये धरती रहेगी, ये 2020 और 21 के काल के डॉक्टर याद किए जाएंगे। सलूट करता रहेगा, हर आने वाली पीढ़ियां हमारी सलूट करेंगी, इनको नमन करेंगी। जी पल्लवी जी। ठीक है सुजाता जी, राघव चड्ढा से जब सवाल किया गया इस मसले को लेकर कि डॉक्टर्स की जान चली गई है, तो उनका ये सजेशन था कि सरकार को वैक्सीनेशन तेज कर देना चाहिए। वैक्सीन की डोज हम जितना ज्यादा अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाएंगे हम उनकी जान बचा सकते हैं। आपका इस पर क्या रिएक्शन है? राघव चड्ढा का ये सजेशन किस तरीके से आप देख रही हैं सुजाता जी? चिंताजनक है, और हमारे कोरोना वॉरियर्स जो जिनकी मृत्यु हो गई है उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जो हमारे टीचर्स हैं जिनकी मृत्यु हो गई है उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। लेकिन केवल वैक्सीनेशन ही क्वेश्चन में नहीं है कि वैक्सीनेशन कम हो रही है। क्वेश्चन में ये भी है कि जो अभी बात कही थी शाही जी ने कि बहुत सारे म्यूटेंट्स आ गए हैं, तो क्या इस पर सरकार का रुख है? क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी आई है जिससे लड़ने के लिए तमाम साइंटिस्ट वगैरह तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश काफी नहीं है। जहां एक तरफ इजराइल में इस वक्त लोग इस पर जीत बता रहे हैं, अमेरिका में लोगों ने मास्क उतार दिए हैं, तमाम देशों में लोग एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां पे कोरोना से डर नहीं, केवल कोरोना से सावधान होने की जरूरत हो रही है। हमारे यहाँ कोरोना से डरने की भी आवश्यकता पड़ रही है और सावधानी तो बरतनी है ही, लेकिन जिस प्रकार से हमारी टेस्टिंग रेट भी कम हो गई है, हमारी जो वैक्सीनेशन रेट है वो भी कम है, वैक्सीन कम है, तो वैक्सीन हमारे को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन भी करना चाहिए। लेकिन उत्पादन करने में भी अगर कितनी भी तेजी से आप करेंगे तो 1-1.5 महीने से कम तो नहीं लगेगा, अगर सेम फॉर्मूला से सरकार बनवाती है दूसरी कंपनी से। इसलिए जरूरी है कि हम WHO से भी निवेदन करें कि कोवैक्स फैसिलिटी में हमने सबसे पहले दिया था, तो अब हमारी जरूरत इतनी ज्यादा है तो हमें वहां से भी मिले और अन्य देश जो है वो भी आगे आए और हमें वैक्सीन दे। क्योंकि जो वैक्सीनेशन है उस पर भी एक प्रकार का, मैं प्रश्न चिन्ह तो नहीं कहूंगी, लेकिन एक मन में डाउट आ जाएगा लोगों को कि अगर डॉक्टर्स जिनको वैक्सीनेशन मिल रही है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे थे जिनको दोनों डोजेस मिल गई थी फिर भी उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी, इसका मतलब है कि इम्यूनिटी कम थी। तो ये कहने की बात होती है, लेकिन आम जनता में हमारे को सावधानी बरतनी पड़ेगी कि ऐसा कोई मैसेज ना जाए कि वो लोग डरे इस बात से, क्योंकि अगर कोई चीज हमें इस वक्त बचाएगी तो वो है वैक्सीनेशन। इसलिए सरकार को चाहिए कि अब बहुत तेजी से घर घर जाकर वैक्सीनेशन कराए, और इसका तरीका है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। अगर एक अस्पताल है उसका 1 किलोमीटर का रेडियस आप ले लें और घरों को आइडेंटिफाई करना इतना मुश्किल नहीं है। हमारे जो हेल्थ वर्कर्स पोलियो ड्रॉप्स देने जाते हैं और तमाम वैक्सीन के लिए जाते हैं, उनको इन्वॉल्व करा जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन दिए जाए। ये चिंता का विषय है, लेकिन साथ ही चिंता का विषय है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों में हमारे 1600 से अधिक जो टीचर्स हैं उनकी भी मृत्यु हुई है। इसका मतलब है कि हमें सावधानी बरतनी चाहिए, हमें यह देखना चाहिए कोई भी ऐसा इवेंट ना करे जिससे बीमारी फैले, क्योंकि अभी दोष देने का कोई मतलब नहीं रह गया है, अभी लोगों की जान बचाने का समय आ गया है ना। तो मैं यही चाहती हूँ कि सरकार जो कुछ कर चुकी है अब इसमें केवल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक मानसिकता से मुझे बड़ी परेशानी है कि उनको कोई भी बात कहो तो उसको वो नेगेटिव रूप में लेते हैं। जैसे मैंने ये सजेशन दिया है, लेकिन इसमें ये कहेंगे अच्छा टीचर्स की बात करी, पंचायत की बात करी। नहीं, मैं कह रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ इस बात को कि पंचायत चुनाव आपने करवाए, उसमें लोगों की मृत्यु हुई है गांव में। अभी आपकी जो दूसरी रिपोर्ट थी, लोगों तक ये पहुंचा है और गांव में लोग मर रहे हैं। इसलिए अब हमारे को
साथ में मिलकर ये देखना है कि कोई भी एक भी व्यक्ति अगर हम बचा सकते हैं, कोई भी बचा सकता है, तो उस सबकी मदद लें, वैक्सीनेशन बढ़ाएं, टेस्टिंग बढ़ाएं और अपने अहंकार में ना रहें। बताइए अश्विनी शाही जी, और एक बात और मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूंगी, आप सुजाता जी की तो तमाम बातों का जवाब दीजिएगा ही। जो रिपोर्ट सामने आई है, जो आईएमए ने बताया है, उसके हिसाब से ये जो आंकड़ा है वो सबसे ज्यादा बिहार का है। बिहार में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की जान गई है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर है और फिर दिल्ली का नंबर है। तो बिहार को लेकर मैं आपसे यहाँ बात करना चाहूंगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा विकसित राज्य नहीं है। आप भी जान रहे हैं कि वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं या किस तरह के हालात वहां पर रहे हैं। तो क्या ये एक बड़ी वजह मानी जाए? पल्लवी जी, देखिए, बड़ी वजह मानने न मानने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, कहना है कई कारण उसके हैं। बिहार जो है अभी भी आपने जैसा कहा अविकसित था, और अब धीरे धीरे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, पूरे देश की मैं बात करना चाहूंगा। यहाँ हम लोगों ने क्या दिया था, कुछ कम्युनिटी सेंटर जहाँ दिया था वहां पर पीएचसी दिए थे, पीएचसी के ऊपर सीएचसी दिए थे, उसके बाद जिला चिकित्सालय थे। ये हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्था थी। जो स्वास्थ्य की व्यवस्था मैं कहूंगा पूरे हिंदुस्तान में, और सच्चाई है, ये सच्चाई पिछले साल जाकर उजागर हुई है कि हाँ, हम बहुत कमजोर हैं। ये उजागर हुई है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की रही हो या अन्य लोगों की सरकारें रही है बीच में, उसमें वहां से पीएचसी और सीएचसी को ये नहीं सोचा गया था कि हाँ, हम इसको और थोड़ा सा अपग्रेड करें और उसको बेहतर करके उसको अस्पताल बनाए। वो फर्स्ट एड का सेंटर हुआ करता था, जो कि बहुत पुराने समय से। और सबसे खास बात यही, हमारे कोरोना वॉरियर्स आज जो शहरों में लड़ रहे हैं, आज कोरोना से लड़ रहे हैं, ये लोग जिला मुख्यालय से मतलब ये मानकर चलिए कि 50% पीएचसी और सीएचसी पर जाना नहीं चाहते थे लोग। अब सरकारें जागी हैं, चाहे वो कहीं की भी सरकार हो, हर जगह लोगों ने उसको उच्चीकृत करने की बात की है। ऑक्सीजन की, जैसे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने हर जगह जो है ऑक्सीजन का प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं। जो पीएचसी और सीएचसी उसको 50-50, 40-40 बेड के अस्पताल बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये मानना भी एक वो है कि अगर गांव के जनता में उतनी अवेयरनेस नहीं थी तो सरकारों में भी नहीं थी। तो सरकार अब जाग रही है, तो गांव की जनता को भी जागना चाहिए। जो होता क्या है, आज डॉक्टर जब पीएचसी पर पहुंच रहे हैं तो मृत्यु का कारण एक ये भी हो सकता है, मैं बता रहा हूं। जो लोग वहां पहुंच रहे हैं, डॉक्टर एक साथ 5-6 लोग एक वार्ड में या एक आईसीयू में रहते हैं, डॉक्टर वहां जाते हैं। डॉक्टर अब जो पेशेंट है वो मास्क नहीं लगाए हुए है आईसीयू में, वो मास्क नहीं लगाता है वहां, उसके बावजूद उनको किसी को वेंटिलेटर लगा है, किसी को ऑक्सीजन लगा हुआ है, तरह तरह के लोग सांस ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, चाहे मुंह से कुछ चीजें आ रही। डॉक्टर्स की सब कुछ ढका हुआ है लेकिन आंखें तो खुली हुई हैं। उनको बहुत ज्यादा इन चीजों से परेशानी है, चाहे वो कहीं के भी डॉक्टर हो। ये सब चीजें डॉक्टरों के मौत का कारण हो सकती हैं। और दूसरी बात, जबकि देखिए भारत सरकार ने जब वैक्सीनेशन की योजना चालू हुई तो इसीलिए सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को लगाने का लक्ष्य रखा कि 3 करोड़, जिसमें हमारी सेना थी, हमारे डॉक्टर थे, हमारी नर्सेज थी, पैरामेडिकल स्टाफ था, उसमें जो सफाई कर्मचारी थे, ये सारे सबको रखा गया था। और जिसमें मुझे लगता है कि लगभग जो है 90% से ऊपर वैक्सीनेशन हो चुका है। तो अब इस वैक्सीनेशन में उसके बाद जो है अगर ये संख्या आ रही है तो वो क्यों आ रही है, इम्यूनिटी कम है उसकी वजह से आ रही है, उसका क्या कारण है, ये तो वैज्ञानिक और डॉक्टर बताएंगे। लेकिन मेरा कहना है पल्लवी जी कि अब हम लोग गांव की तरफ देख रहे हैं, और मैं खास करके उत्तर प्रदेश का निवासी हूं और उत्तर प्रदेश की चीजों को मैं बताना चाहूंगा कि समय रहते हमने स्थितियों के ऊपर कंट्रोल कर लिया। और आज हम ये कहने के लिए बेहतर है, मुंबई हाई कोर्ट, नीति आयोग, WHO योगी जी की प्रशंसा कर रहा है, योगी जी की प्रशंसा खुले रूप में कर रहा है। मुंबई हाई कोर्ट ने अभी कल कहा योगी मॉडल के बारे में, नीति आयोग ने कहा, WHO ने कहा। तो इसको मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने शाबाशी दी है, लेकिन सरकार अभी भी जहां कमी है उसको करने का भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं कांग्रेस की बात करूंगा, अभी नेगेटिविटी की बात की सुजाता जी ने, तो मैं एक छोटा सा एक आंकड़े की बात कर रहा हूं। आपदा काल में तो अभी इन्होंने 1600 कहा, अभी अध्यापकों के एक उन्होंने जो है 600 का आंकड़ा दिया था, इन्होंने 1600 कर दिया। तो नेगेटिविटी कौन फैला रहा है पल्लवी जी, अब आप देख लें, खुद आपके सामने है।
जी पल्लवी जी, बताइए सुजाता जी, और ये बात सही है कि ग्रामीण इलाकों में कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है और यही वजह है कि राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं कि ग्रामीण थोड़ा सा जागरूक हो जाएं। अभी भी हम देख रहे हैं, आज ही मध्य प्रदेश की तस्वीरें हम दिखा रहे थे कि वहां पर स्वास्थ्य कर्मी जा रहे हैं जांच करने के लिए तो उनको मारकर भगाया जा रहा है। डर रहे हैं लोग, वो जांच ही नहीं करवा रहे हैं। तो जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो किस तरीके से हम निपट पाएंगे सुजाता जी? देखिए, इस बात पे मैं आ रही हूँ, लेकिन इसके पहले बता दूं, नकारात्मकता आपके अंदर है क्योंकि आप भाजपाई हैं, हम में नहीं है, हम भारतीय हैं। और मैं रिपोर्ट पढ़ के बता रही हूँ हिंदू की, द हिंदू, मानते हैं ना अखबार को, और भी बहुत सारे अखबार है। 1621 टीचर्स डाइड ऑफ COVID-19 ड्यूरिंग यूपी पंचायत पोल्स, सेज यूनियन। और ये 17 मई 2021 की 9:19 और लखनऊ का टाइम 8:52 का है। इसलिए झूठ नहीं, सच्चाई से बात करिए। जब हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की, तो अगर कोरोना वॉरियर्स की मृत्यु हो रही है, जो आंकड़े आपने बताए हैं, ये चिंताजनक क्यों है? क्योंकि अगर हम केसेस देखें कि केसेस कहाँ सबसे ज्यादा हो रहे थे, तो मैं महाराष्ट्र पे जाना चाहूंगी। महाराष्ट्र पे आपकी सरकार नहीं है, तो आप दलगत राजनीति से उठेंगे, लोगों के बारे में सोचेंगे। वहां पर इस तरह से हमारे कोविड वॉरियर्स का कोई आंकड़ा नहीं आया है, इसलिए ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है कि आप कह रहे हैं कि बिहार में अब जो है कोशिशें करी जा रही हैं। अब कोशिश का टाइम नहीं है, अब एक्शन का टाइम है। अब टाइम है कि हम लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए जो प्लान है उसे इम्प्लीमेंट करें। जिस बात को आप कर रहे हैं और आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, पीठ थपथपाने से आगे सोचना चाहिए। मैं अगर आपकी जगह होती, मैं आपको बताती हूँ कि क्या कहती। मैं आपको ये कहती कि हाँ, हमने जो सिस्टम बनाया है कि हम लोगों को घर घर जाकर उनकी टेस्टिंग, उनको वैक्सीनेट करेंगे, उसको WHO ने अच्छा माना है, उसके लिए हमारे को प्रोत्साहन मिला है। अब हमारे लिए अगला स्टेप है, हम रुक नहीं रहे इससे। लेकिन आप अपनी वाहवाही के आगे बढ़ नहीं पाते, ये आपकी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि जो शव बह रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, इन आंकड़ों को कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। यानी कि गांव गांव में फैल गया है कोरोना और स्थिति इतनी गंभीर है कि अगर आप सोचते हैं कि क्योंकि मॉडल को WHO अच्छा मान रहा है तो आप अपनी पीठ थपथपा लेंगे, वो काफी नहीं है महोदय। महोदय, आपको जरूरत है कि गांव गांव में टेस्टिंग कराएं। जिस वक्त मुजफ्फरनगर में हमारे आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश गए, तो आपको मालूम है जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की चेयरमैन, उनसे मुलाकात नहीं करी उन्होंने, क्योंकि उनका नाम लिस्ट में नहीं डाला। जिसकी जिम्मेदारी है कि वो शहर में कोरोना को संभाले, आपके मुख्यमंत्री उनसे नहीं मिल रहे। क्या कहेंगे इसके बारे में? अगर आप व्यवस्थाओं को ठीक करना चाह रहे हैं तो इस रेड टेपिज्म से हटिए, अहंकार से नीचे उतरिए, क्योंकि जब तक हम साइंटिफिक तरीके से नहीं जाएंगे, हम लोगों को नहीं बचा पाएंगे। आप गौमूत्र के बारे में प्रमोट करेंगे, आप कोरोना के बारे में बात करेंगे तो पीठ थपथपाएंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर हम वैज्ञानिकों की बात कर रहे हैं, हमने हेल्थ वर्कर्स अगर खो दिए हैं, ये भारतीय थे, ये इंसान थे, हर इंसान अपने परिवार का एक हिस्सा था। और जिनकी आपने बात करी ना, 600 होते या 1600, महोदय, एक भी होता तो वो अपने परिवार का एक हिस्सा होता जो चला गया। हमें थोड़ी सी संवेदनशीलता लानी पड़ेगी अपने सोच में, अपने दिल में, और इच्छा शक्ति लानी पड़ेगी कि हम राजनीति से ऊपर उठ के अपने लोगों को बचाने की कोशिश करें। मैंने आपको शुरुआत में कहा कि जो हो चुका उसके बारे में बात नहीं करना चाहती तो मैं कुंभ के बारे में बात करती, इलेक्शन रैली के बारे में नहीं है विषय। गांव गांव में जो लोग डर रहे हैं, हम उनके अंदर से डर की भावना कैसे हटाएंगे? मेरा एक और सजेशन है आपको। सजेशन, आप सकारात्मक रूप से लेंगे या नकारात्मक, ये आपके ऊपर है। ये बताएगा कि आप भारतीय हैं या भाजपाई हैं। अगर आप सकारात्मक रूप से लेना चाहे तो बता दूं कि लोगों को जागरूक करने के लिए इस वक्त सोशल मीडिया या बैनर्स का जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पे से मुख्यमंत्री की तस्वीर या प्रधानमंत्री की तस्वीर को एक बार को हटा दीजिए, क्योंकि वो स्केल हो गया। और ये नकारात्मक सुझाव बिल्कुल ना लीजिएगा।
पहले उनकी तस्वीरें थी, ठीक था, लेकिन एक जिसे कहते हैं एक फ्रेशनेस हट जाती है। जैसे आप किसी फिल्म को बार बार नहीं देख सकते, उसी तरह से लोगों को एक एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्ट करने के लिए आप बनाइए ताकि लोग एकदम से उधर की तरफ ध्यान जाए उनका, उन्हें समझ में आए। ऐसी वीडियोस बनवाएं, ऐसे एक्टर्स से एक्ट्रेसेस से घर से बनवा के मंगवा लीजिए जो वैक्सीनेट हो चुके हैं, जो वैक्सीन लगा रहे हैं, वो वाली तस्वीरें, और बताइए कि देखिए हम भी वैक्सीन लगा रहे हैं, आप भी वैक्सीन लगाइए, क्योंकि यही आपका सुरक्षा कवच है। अगर इसमें मेरा कोई भी अगर आपको नकारात्मक सुझाव लगा होगा तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं कहीं पे भी आक्षेप नहीं कर रही हूँ, न प्रधानमंत्री पर न मुख्यमंत्री पर। जी बताइए अश्विनी शाही जी, उन्होंने फिर से सुझाव दिए हैं, उम्मीद करती हूँ कि उनके सुझावों को समझा जाएगा। बहुत गौर से सुना सुजाता जी को। सुजाता जी एक वरिष्ठ नेत्री हैं कांग्रेस की, और कांग्रेस का काम इस समय बढ़िया सुझाव देना है देश को। राहुल गांधी जी भी सुझाव दे रहे हैं, सुजाता जी भी दे रहे हैं। मैं अभी तक अपने पिछले बयानों में कोई राजनीतिक चीज मैंने नहीं बोला था, लेकिन अब राजनीतिक चीज मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि सुजाता जी ने बहुत अच्छा और लच्छेदार भाषण दिया, इसमें नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी तो अभी उन्होंने भी दिखाया। देखिए 600 हो, 6000 हो, 1 हो, मैं वो उस पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि आंकड़ों में जो खेलते हैं ना, आपने द हिंदू की बात की और ये मेरे हाथ में हिंदुस्तान है, इसमें 706 लिखा हुआ है। आप थोड़ा सा दूर है भाई तो पढ़ लेंगी, थोड़ा सा एक बार आप गूगल करिएगा, याद आपके पास आ जाएगा। मैं ये सिर्फ ये चाहता हूं कि दुनिया में भ्रम न फैले। 706 आप नोट कर लीजिए। दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, 1 भी हो, 6 भी अगर होती तो वो दुखद थी, वो नहीं होना चाहिए था। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, चुनाव की बात आप कर रही हैं। चुनाव पर बहुत सी चर्चाएं हो चुकी हैं। चुनाव पर जो है आप लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस चर्चा करने में आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। केरल में भी संख्या आज भी बढ़ी हुई है। केरल में आपने चुनाव लड़ा, वहां पर आपने चुनाव प्रचार को नहीं वो किया, बाधित किया। तमिलनाडु में आपने चुनाव लड़ा, वहां भी आज संख्या बढ़ी हुई है। आप चुनाव की बात करते हैं बंगाल की, जहां पर आप जान रहे थे। कर रही हूँ, इनको बता देखिए सुजाता जी, मैंने बीच में नहीं बोला, 2 ही लोग हैं, हम लोग एक दूसरे की सुने, जनता तक अच्छा मैसेज जाएगा। मेरा सुझाव है, मैंने चुनाव के बारे में नहीं बोला, मैंने कहा मैं उसके बारे में आपने अभी कहा था, अभी कहा था कि मैंने नहीं बोला चुनाव पर। अश्विनी जी वो ये कहना चाह रही थी कि मैंने शुरुआती दौर में ये बात कही थी कि मैं पुरानी चीजों पर नहीं जाऊंगी, ना मैंने कुंभ का मसला छेड़ा, ना मैंने चुनावों का मसला छेड़ा। चुनाव पर नहीं जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पुरानी चीजें इसमें जुड़ जाती हैं। आज मैंने पहले भी कहा कि हम लोगों को मिलकर काम करने की जरूरत है, लेकिन अब उसमें क्या है, राजनीति कहाँ हो रही है। राजनीति आज भारतीय जनता पार्टी हो, देखिए भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार है तो हमको लाइसेंस कोई नहीं देगा कि हम भाजपाई हैं या भारतीय हैं। हम कहीं कोई भी फार्म भरते, पल्लवी जी आप भरती है, सुजाता जी भरती है, मैं भी लिखता हूँ तो भारतीय ही लिखता हूँ। हम लोग वो इटली से आए हुए नहीं है कि जो हम इटली वाली बात लिखेंगे, हम लिखेंगे हम भारतीय हैं। तो मैं फिर नहीं बोलने दूंगी। हम भारतीय की राजनीति की बात नहीं, बीच में बोल रही लोगों की बात करिए, जनता को कैसे बचाएंगे, मुद्दा ये है। मैं भी बोलूंगा, मुद्दा ये है कि हम लोगों को कैसे बचाएंगे। अश्विनी जी तंज भरे लहजे में बात करने से बेहतर है कि हम सीधे सीधे उसमें बात कर लें सर। अभी एक दूसरे पर तंज कसने का कोई मतलब है नहीं। अगर सुजाता जी ने बड़े लच्छेदार शब्दों में तंज कसा तो मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने नोट किया, दिमाग में नोट किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। तो सुजाता जी को मिर्ची क्यों लग रही है? क्यों मिर्ची लग रही भाई? अंत में जवाब दे दीजिए। आपने 5 मिनट बोला धारा प्रवाह, मिर्ची आपको लग रही है। कांग्रेसियों ने समय तय कर रखा है। और हिंदुस्तान की रिपोर्ट मैंने आप भेज दी है पल्लवी जी, जिसमें यही आंकड़ा दे रखा है। 6000 तो मैंने कहा नहीं, 1621 लिखा हुआ है हिंदुस्तान की रिपोर्ट में भी, भेज दिया मैंने, और देख लीजिए आप। मेरे पास भी है, चलिए मेरे पास भी है, कोई बात नहीं है। इन तक पहुंचा दीजिए भाई। आप पुराने आंकड़े देंगे, बीच में क्या हो जा रहा है? क्यों दौरे पर नहीं होना चाहिए? ऐसा नहीं बताइए किसानों को कैसे बचाएंगे, ये सुजाता जी सुन लीजिए। ये देखिए, ये दूसरा चैनल नहीं है जहाँ पर सिर्फ चिल्लाया जाता है। यहाँ बड़े शांति से सुकून से हम लोग वही लोग हैं। भारत का हिस्सा है। प्रधानमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं अंतरराष्ट्रीय। हमें भारतीय प्रधानमंत्री चाहिए जो देश के लिए काम करे, और एकदम देश के लिए आप लोग कर रहे हैं सुजाता जी, देश के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की लाशों को
विदेशों के अखबारों में छपाने का काम आप लोग कर रहे हैं। इटली के और चाइना के एजेंट बन के काम कर रहे हैं। अब आप सुनिए, चिल्लाने में मैं भी चिल्लाऊंगा, सुजाता जी इतना से जितना उखाड़ेंगी मैं भी चिल्लाऊंगा, कोई सुन नहीं पाएगा, ना आपकी बात ना मेरी बात नहीं सुन पाएगा सुजाता जी। चलिए एक करके बात करेंगे, एक करके बात करेंगे। दोनों से रिक्वेस्ट है अश्विनी जी, सुजाता जी, दोनों से रिक्वेस्ट है, एक एक करके बात कर लेते हैं, कुछ अच्छी बातें निकलकर सामने आ जाएंगी। देखिए अभी आपने सुजाता जी इतने अच्छे सुझाव दिए, वैसे ही मैं कुछ अश्विनी जी से उम्मीद कर रही हूँ कि कुछ अच्छी चीजें निकल कर आएंगी। सर आप मुझे भी समझा दीजिए ग्रामीण इलाकों में किस तरीके से जागरूकता फैलानी है, डॉक्टर्स की जिंदगी हम कैसे बचा सकते हैं। तो अगर इस तरीके की बातें सामने निकल कर आएंगी तो वो काम ही आएगी, उसका नुकसान नहीं होगा। तू मैं करने से कुछ नहीं होगा, वो तो बस यही है कि फालतू की बहस हो गई, लड़ाई हो गई, टीआरपी बढ़ गई, वो हमें नहीं करना है। सर बताइए अश्विनी जी। अच्छा आप बताइए, मैं किसी भी आपके बहस में तो मैं करता हूँ। ठीक है सर, बिल्कुल सर, अब आप अपने जवाब पर आ जाइए। अश्विनी जी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर प्लीज। बीच में मैंने एक शब्द नहीं बोला है, लेकिन सुजाता जी को पता नहीं क्यों दिक्कत होती है बीच में। ओके अश्विनी जी हम अपनी बात पर आ जाते हैं। सर आप प्लीज पॉइंट टू पॉइंट बात रख लीजिए। मैं दिखाना भी चाहता हूँ जब वो संवेदना इन लोगों की कहाँ चली जाती है जो आज देश को याद दिलाती है, जब एक गाड़ी में 28 लाशें भरकर भीड़ में फेंकी जाती है महाराष्ट्र में, उस समय संवेदना कहाँ चली जाती है जब वहाँ पर जो है 10,000 11,000 की मौतें होती, 1000। वही बात है ना, मैं वही तो आपको कह रही हूँ अश्विनी जी, ये लांछन तो हम हमेशा लगाते रहेंगे। आज ही बलिया जिले से तस्वीरें वायरल हुई हैं सर, आपकी सरकार ने 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है, टायर रखकर शव जला दिया था कोरोना मरीज का। अब मैं ऐसे अगर वीडियो वायरल और इन चीजों पर आऊंगी तो बहुत लंबी बहस चली जाएगी, बिल्कुल निरर्थक होगी। अश्विनी जी आप इतने सीनियर है सर, कितनी बार हमारी आपस में डिबेट हुई है, तो मैं आपसे तो बिल्कुल यही उम्मीद करती हूँ कि हम बहुत अच्छी बात और बहुत तर्कपूर्ण बात करें। पल्लवी जी कभी मैं कुतर्क करता ही नहीं हूँ, लेकिन जब बीच में कोई बोलेगा तो भाई मैं भी वैसा ही हो जाऊंगा, क्योंकि कांग्रेस के पास तो इस समय देख लीजिए, आज सुबह ही माननीय संबित पात्रा ने सवेरे इन लोगों का काला चिट्ठा खोला है। इन लोगों को कुछ और नहीं आता है, लेकिन मैं अभी भी कहना चाहता हूँ बीच में देखिए फिर मिर्ची लगी और रोहन गुप्ता जी की एफआईआर दर्ज हो गई है, क्योंकि आप लोगों ने झूठी खबर दी, आपने डॉक्यूमेंट फॉर्ज किए। पता है ये मुद्दा है क्या? ये मुद्दे से भटकाने के लिए तो किया जाता है, ये आप लोगों को मुद्दा दिया गया है ताकि प्रवक्ता बातों पर चर्चा करे। ये चर्चा का विषय नहीं है, ये झूठी रिपोर्ट है, उसमें एफआईआर हो चुकी है और वो अब जांच का विषय। आ जाते हैं कि लोगों को जागरूक आप कैसे करेंगे। क्या मेरा सुझाव आपको पसंद आया? क्या मेरे सुझाव को आप लेंगे या नहीं? आपका सुझाव पसंद आया, आपका सुझाव सर आंखों पर, लेकिन यही सुझाव अगर आपसे जो राहुल जी ने दिया था महाराष्ट्र को और छत्तीसगढ़ को दिया होता, उन लोगों ने समय पर मान लिया होता, तो आज ये इतनी नौबत नहीं आती। उत्तर प्रदेश आज बहुत बढ़िया कर रहा है। आज हमारे भारत के, मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में भारत सरकार हर राज्यों को बिना किसी भेदभाव के मेडिकल की जितने चीजें होती है वो दे रही हैं। मैंने पल्लवी जी एक दिन और बताया था कि 1700 वो क्या कहते हैं अपना वेंटिलेटर जो पीएम केयर फंड से खरीदे गए थे, वो 1700 वहां भेजे गए थे और उत्तर प्रदेश में 800 भेजे गए थे। अब ये देखिए उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार कहते हैं ये लोग, झारखंड में तो इनकी सरकार है, वहां पर प्रधानमंत्री जी के ऊपर आक्षेप लगता है कि ये लोग दोहरी राजनीति करते हैं। 1700 का आंकड़ा है, देख लीजिएगा, और उत्तर प्रदेश में 1000 से कम है या 1000 है। मैं अभी भी बता रहा हूं कि भारत सरकार बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है, और जितना हम लोग 2 साल पहले इस कोरोना आने के पहले विश्व के नजर में पिछड़े हुए थे स्वास्थ्य सेवाओं में, हम लोगों ने अपने आप को उतना ही अपग्रेडेड किया है, चाहे वो मजबूरी में किया है या चाहे हमको करना पड़ा है या हम करके। जैसे ऑक्सीजन की कमी हुई, 700 मीट्रिक टन जो है हमको ऑक्सीजन नॉर्मल लगती थी पहले, पिछले बार 2800 हुआ, अब 8000 के आसपास हुआ, हमने पूरा किया। और पूरा करने के बाद आज किसी दल के पास हाई ऑक्सीजन जो ये लोग चिल्लाते थे वो बंद हो गया। अब क्या है, वैक्सीन के ऊपर भ्रांति फैलाई जा रही है। मैं ये सुजाता जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने मैसेज देने की बात की, एक मैसेज आपके पूर्व अध्यक्ष राहुल जी एक वैक्सीन लगवा कर दे देते तो कांग्रेस में कई राज्यों में उनकी सरकारें हैं, लोग लगवाते। वो मुख्यमंत्री हैं, वो लगवाते, मुख्यमंत्री है, आप इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं आप उनको?
इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं आप उनको? नहीं तो मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? बघेल जी मुख्यमंत्री होते हुए बघेल जी ने उनको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? मेरी बात पूरी होने दीजिए। सुजाता जी क्यों आप लोग राहुल जी का नाम लेने पर भड़क जाती है भाई? अरे क्यों भड़क जाती है राहुल जी? राहुल जी एक अच्छे नेता है देश के, आप लोग क्यों भड़क जाती है भाई? क्यों भड़क जाती है राहुल जी का नाम लेने पर? जवाब दे रही हूँ, आपने पूछा नहीं तो बीच में मत जवाब दीजिए ना, मैं सुनूंगा, आप बोलेंगे तो मैं सुनूंगा। इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं, आपने मुझसे सवाल पूछा। अरे मैं बता रहा हूँ, देखिए मणिशंकर अय्यर जी ने भ्रांति फैलाई, भूपेश बघेल जी ने भ्रांति फैलाई, आपके कैप्टन साहब ने भ्रांति फैलाई, सबने कहा वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे। आज सब लोग वैक्सीन मांग रहे हैं, सारे लोग वैक्सीन मांग रहे हैं। अगर एक वैक्सीन पल्लवी जी मैंने तो एक मैसेज की बात की कि इन्होंने सुजाता जी ने कहा आप मैसेज दीजिए, मैंने कहा कि अगर ये राहुल जी लगवाकर मैसेज दे देते। समय की भी कमी है, सुजाता जी का फटाफट से जवाब ले लेते। देखिए मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, एक तरफ राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, ये राहुल गांधी क्या खाते क्या नहीं करते, क्या कहाँ जाते क्या है, आप मुझे बताइए। वो वैक्सीन लगवाते हुए तस्वीर दिखा देते, ये कह रहे हैं। आप मुझे बताइए, एक तरफ कांग्रेस अगर वो वैक्सीन लगा के फोटो डालेंगे तो कहेंगे जी ये कौन, ये तो ऐसे है। तो भाई पप्पू की फोटो आपको क्यों चाहिए? आप अपने गप्पू की फोटो की बात कर लीजिए ना। और उन्होंने तो आज अपने भाषण में जानते हैं क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द पॉजिटिविटी रेट ज्यादा से ज्यादा बढ़े। भाई ऐसे काउजी को कहिए कि इतना पॉजिटिविटी रेट बढ़ाने की क्या आवश्यकता है? एक मैसेज की बात आपने कहा था, उसका मैंने जवाब दिया, आप तो बुरा मान गई। अरे मैं तो बता रही हूँ। और अरे भाई एक आपने पप्पू कहा, मैंने पप्पू नहीं कहा ना, पप्पू कहा ना कप्पू कहा, मैंने तो राहुल जी कहा। राहुल जी से बोलिए एक वैक्सीन लगा लें। सर वही है ना, अभी मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। जागरूकता हर किसी को ही फैलानी होगी, चाहे वो आप हो, हम हो, विपक्षी पार्टी हो या कोई भी हो। हर इंसान को अभी अपनी तरफ से एक ना एक जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी, तभी जाकर हम इस जंग को जीत पाएंगे। अदरवाइज इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। एक साल तो निकल ही गया और एक और साल निकल जाएगा। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। इसी के साथ खबरनामा में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरनामा, खबर से असरता। इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। कोरोना के बीच फिर से टूल किट ने जोर पकड़ लिया है। जेपी नड्डा, संबित पात्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। ये बड़ी जानकारी समय सामने निकल कर आ रही है। टूल किट के मसले पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। बीएल संतोष, स्मृति ईरानी पर एफआईआर की मांग की जा रही है। दिल्ली के तुगलक थाने में एफआईआर की मांग की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। जेपी नड्डा, संबित पात्रा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। कोरोना के बीच टूल किट ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। जेपी नड्डा, संबित पात्रा के खिलाफ शिकायत हुई है। ये बड़ी जानकारी इस समय सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि बीएल संतोष और स्मृति ईरानी पर भी एफआईआर की मांग की जा रही है। जानकारी ये मिल रही है कि दिल्ली के तुगलक थाने में एफआईआर की मांग की जा रही है। सुबह ही संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस सोशल मीडिया के जरिए टूल किट चला रही है। उसके बाद से ही उनके इस बयान ने सनसनी मचा दी थी और लगातार इस पर बहस छिड़ी हुई थी। इस बीच अब ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि जेपी नड्डा और संबित पात्रा के खिलाफ ये शिकायत दर्ज हुई है। बीएल संतोष, स्मृति ईरानी पर भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। दिल्ली के तुगलक थाने में एफआईआर की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। बड़ी जानकारी इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कोरोना काल के बीच टूल किट के मसले ने जोर पकड़ लिया है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एएनबी एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स, टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब